नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं जो टॉपिक ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। ये कैसी वनस्पतियां हैं? आमतौर पर आप देखते हो भारत में विभिन्न प्रकार की जो है वनस्पतियां पाई जाती है। हर एक जगह सेम वनस्पतियां नहीं होती। क्यों? ये वहाँ के जलवायु और तापमान का कारण होता है। क्योंकि देखो, वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले भी तरह तरह के कारक होते हैं। ठीक है, कहीं पे आपको मस्तूलीय वन मिलेंगे, कहीं पे आपको सदाबहार वन मिलेंगे, कहीं पे आपको पतझड़ मिलेंगे, कहीं पे आपको डेल्टाई वन मिलेंगे। और इनके मिलने का क्या कारण है? ये क्यों नहीं एक ही जगह एक जैसे पेड़ क्यों नहीं मिलते हैं? तो इसका कारण हम इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जानेंगे, और जानेंगे इसके तरह तरह के वनों के प्रकार। ठीक है, वहां पे वर्षा की मात्रा कितनी चाहिए, तापमान कितना चाहिए। तो अमूमन हम जो ये बात करते रहते हैं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, हम आज उस चीज से सारे जो भी कंफ्यूजन है यहाँ पे दूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक वन। ठीक है, प्राकृतिक वन से आप क्या समझते हैं? ऐसे वन जो स्वतः ही या फिर प्रकृति के द्वारा स्वतः ही उगते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, वो प्राकृतिक वन कहलाते हैं। मीन्स उसमें इंसान का कोई, मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। कि जैसे हम लोग अपने आसपास घरों वगैरह में पेड़ वगैरह लगाते हैं, वो तो हम खुद लगाते हैं, बट लेकिन जो प्रकृति के द्वारा स्वयं उगते हैं, बढ़ते हैं, ऐसे जो जंगल हैं या ऐसे जंगलों में उगने वाले पेड़ पौधे प्राकृतिक वन कहलाते हैं। ठीक है, तो एक चीज ये भी है, कुछ वन हम कहते हैं संरक्षित और कुछ वन कहते हैं हम आरक्षित। आरक्षित और संरक्षित वन से क्या मतलब है? ये अक्सर सुनने को मिलते हैं ऐसे शब्द। आरक्षित का मतलब है, ठीक है, आरक्षित का मतलब होता है रिजर्व फॉरेस्ट, जो हम रिजर्व है, और संरक्षित का मतलब प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा करके रखना। और रिजर्व का मतलब तो आरक्षित करके रखना। मतलब रिजर्व ऐसे फॉरेस्ट होते हैं, जो आरक्षित वन ऐसे वन होते हैं जो सरकार के अधीन में होते हैं, सरकार के अंडर में होते हैं। मानव का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, बगैर किसी परमिशन के। इसमें मानव का जाना, उस वन के अंदर जाना काफी क्या होता है, कोई परमिशन नहीं होता है। मानव ऐसे प्रकार के जंगलों में नहीं जा सकता है, ये सरकार के अंडर में रहता है। ठीक है, ये आरक्षित वन कहलाते हैं। और वहीं हम संरक्षित वन की बात करेंगे तो ये वन भी सरकार के अंदर में रहता है, बट लेकिन इसमें थोड़े बहुत छूट रहती है। मानव इन जंगलों में जा सकता है, अपने पशुओं को चरा सकता है, मवेशियों को चरा सकता है, और घास वगैरह ले आ सकता है, बशर्ते जंगलों को बगैर नुकसान किए। ठीक है, लेकिन वहां पे जंगलों को कोई भी नुकसान नहीं करना है, लेकिन उसमें हमको जाना परमिशन है। ये संरक्षित वन होते हैं। और जो आरक्षित वन होते हैं, जो सरकार के अधीन में होते हैं, जहां पे मानव का जाना, इंसानों का जाना बिल्कुल क्या होता है, बंद रहता है। ठीक है, ऐसे वन क्या होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं। अब बेसिकली हम बात करें, देखो हमने देखा होगा भारत में हर जगह एक ही तापमान नहीं पाया जाता है। कहीं पे ठंडा, कहीं पे गर्म, कहीं पे नॉर्मल। ठीक है, और हर जगह एक ही प्रकार की वर्षा नहीं होती है। ठीक है, कहीं पे 200 सेंटीमीटर होता है, कहीं पे 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, कहीं पे 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, कहीं पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो यही कारण है कि हमारे वहां पे वनों के आकार भी घटते हैं, बढ़ते हैं, और हमें तरह तरह के वनों के आकार देखने को मिलते हैं पूरे हमारे देश में। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर मान लो ये एक काल्पनिक ग्लोब है, ये जो जीरो है विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ की बात करते हैं। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम कर्क रेखा कहते हैं, और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री साउथ को हम मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, जो देश या जो कंट्रीज, जो क्षेत्र इन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आते हैं, उनको हम मेनली उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। वहां पे तापमान अधिक रहता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। अगर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जैसे विषुवत रेखा के नजदीक जो भी क्षेत्र होते हैं, वहां पे तापमान अधिक होगा। तापमान अधिक होगा तो वर्षा भी अधिक होगी, क्योंकि तापमान के कारण वहां पे वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा गर्मी से, और ज्यादा वर्षा होगी। तो मीन्स इन क्षेत्रों को क्या कहेंगे, उष्ण
उष्ण कटिबंध कहेंगे हम इसको क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंध कहेंगे, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी अधिक है, क्योंकि ये विषुवत रेखा के पास है। मीन्स विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर नॉर्थ में और 23.5 डिग्री नीचे साउथ में, जिनको हम कर्क रेखा और मकर रेखा कहते हैं। जो देश या क्षेत्र इनके बीच आते हैं वो उष्ण कटिबंधी होते हैं। जैसे हमारा देश यहाँ पे आता है, ठीक है, इस क्षेत्र में आता है, आया समझ में, इस क्षेत्र में आता है, तो ये क्या हो गया, कर्क रेखा विषुवत रेखा के बीच में है। मीन्स ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आएंगे। आया समझ में, ठीक है। तो हमने ये चीज समझ लिया एक काल्पनिक तौर पर। अब आगे हम बात करेंगे कि कैसे कैसे वर्ड यहां पे पाए जाते हैं, ठीक है। आपने नाम सुना होगा एक सदाबहार वन, सदाबहार वन। अभी मेनली मैंने बताया कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं, इसलिए हम इसको हर एक वन के आगे हम नाम देंगे उष्ण कटिबंधीय। मीन्स हम इसको कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इनको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होते क्या है, मतलब एवरग्रीन हमेशा हरे भरे रहना। देखो जंगलों को या वनों को मेन जो कारक है मेनली रूप से वर्षा का, नंबर एक तो वर्षा हो गया, ठीक है। जलवायु वगैरह में जो तापमान का भी मेन रोल होता है, तापमान, और ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, ये सारी चीज डिफर करती है, ठीक है, एक वनों को, ठीक है। इन्हीं के अकॉर्डिंग जो वन है वनों का मेन कारण है। तो सदाबहार वन की बात करते हैं। ये ऐसे वन होते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ऐसे वन, सदाबहार वन ऐसे वन होते हैं जहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक है। और कम से कम यहां का औसत तापमान, औसत जो तापमान है यहां 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 22 डिग्री सेल्सियस रहता है यहाँ का औसत तापमान। मीन्स यहाँ पे वर्षा का होना भी जरूरी है 200 सेंटीमीटर से अधिक, और औसत तापमान यहाँ पे 22 डिग्री होना जरूरी है। तो क्या होता है यहाँ पे, ऐसे वनों में बहुत बारिश होने के कारण, 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होने के कारण यहाँ पे वन कई सघन में पाए जाते हैं, कई घने पाए जाते हैं। यहाँ पे मतलब विभिन्न प्रकार के विविध वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पे, तरह तरह के, ठीक है, विविध प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं यहाँ पे। क्यों पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, विविध प्रकार के यहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रकार के पेड़ पौधे नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको एवरग्रीन कहते हैं। अब एवरग्रीन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पत्ते तो गिराते हैं लेकिन बारी बारी से गिराते हैं, पत्ते गिराते हैं लेकिन बारी बारी से गिराते हैं। बारी बारी से गिराने से पेड़, जो जंगल है ऐसा लगता है कि हरा भरा है, मतलब सूखा नहीं है। जैसे मान लो जैसे जाड़ों के मौसम में आमतौर पर हम देखते हैं कि पत्ते गिरते हैं, बिल्कुल एकदम वीरान लगता है, बट लेकिन ऐसे जंगलों में क्या होता है, पेड़ पौधे अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी पेड़ के पत्ते इस मंथ में गिरेंगे, किसी पेड़ के पौधे नेक्स्ट मंथ गिरेंगे, तो बारी बारी से गिरेंगे। जब तक पहले दूसरे का गिरेगा तो पहले के पत्ते आ जाएंगे, तीसरे का गिरेगा तो फिर दूसरे का पत्ता आ जाएगा। तो मतलब ऐसे जंगल कभी वीरान नहीं लगते, यहाँ पे पेड़ हमेशा हरे भरे दिखते हैं, मीन्स जंगल हरे भरे दिखते हैं, मतलब पत्ते जो होते हैं बारी बारी से गिराते हैं, बारी बारी से गिराते हैं, ठीक है। जो पत्ते हैं वो बारी बारी से गिराते हैं, और यहाँ पे एक साथ पत्ते नहीं गिराते हैं ऐसे पेड़, ठीक है। मोस्टली आपने देखा होगा, जैसे जो मेनली भारत है, भारत की बात करें, जो भारत का नक्शा है, ठीक, जो इसको हम कहते हैं पश्चिमी घाट, मीन वेस्टर्न वैली, यानी कि हम इसको सह्याद्री भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो इस यहाँ पे आ जाएगा, बंगाल आ जाएगा, आपका असम आ जाएगा, मेघालय आ जाएगा, त्रिपुरा आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा, नागालैंड आ जाएगा, मणिपुर आ जाएगा, ठीक है। ये सब क्षेत्र उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मीन्स पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी हिमालय एरिया, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आपको सदाबहार वन जरूर मिलेंगे। ऐसे क्षेत्रों में सदाबहार वन मिलते हैं। और इसका एक कारण ये भी है कि जब
अरब सागर इस ओर अरब सागर है और इस ओर बंगाल की खाड़ी है, इस ओर बंगाल की खाड़ी है। जो जब मानसून का समय आता है, ठीक है, तो सबसे पहले यहां से जब मानसून उठता है तो पहले ये होता है कि इन पठारों पर टकराता है, इन घाटों पर टकराता है, पश्चिमी घाट पे टकराता है। टकराने के कारण यहाँ अधिक वर्षा होती है, ठीक है। तो अधिक वर्षा होने से यहाँ पे सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। और इसी प्रकार यहाँ से जो दो, क्योंकि मानसून दो जगह से आता है, एक तो अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी से जब सीधे ऊपर उठती है, सबसे पहले जो मेघालय है, मेघालय के शिलांग पठार, शिलांग पठार में हमारे तीन जो पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंती, ठीक है, उन पे टकराता है और वहां अधिक बारिश करती है। और अधिक बारिश करने के कारण उस क्षेत्र में अधिक वन पाए जाते हैं, हरे भरे रहते हैं, ठीक है, वहां पे सदाबहार वन होते हैं। आई बात समझ में? ये मेघालय में टकराती है, ठीक। अभी हम इसको मैप के थ्रू जानेंगे। मेघालय से टकराती है और अधिक वर्षा करती है। यही कारण है कि मेघालय के मौसिनराम में सबसे अधिक बारिश होती है, ठीक है, वहां पे रिकॉर्ड तोड़ बारिश होती है। ये आपको पता होगा। अब ये बात तो हमने जान लिया। मीन्स हमको कुल मिला के ऐसे जो सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी हिमालयी राज्यों में, उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों में। और एक चीज और बात, जो हमारा अंडमान और निकोबार है, अंडमान और निकोबार है, वहां भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्योंकि वहां पे भी वर्षा अधिक होती है, वहां का तापमान अधिक होता है, क्योंकि वो क्या है, विषुवत रेखा है, कर्क रेखा है, उनके एकदम नजदीक है, इसलिए वहां पे तापमान भी काफी अधिक रहता है। और अधिक रहने के कारण वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है, बारिश ज्यादा होती है। तो जो वनों को जो जरूरी आवश्यकता होती है जल की या तापमान की, वो उनको मिल जाता है और सदाबहार वन कहलाते हैं। आया समझ में? अब इससे देखो, सदाबहार वन ऐसे वन होते हैं जहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो बारी बारी से पत्ते गिराते हैं। ये नहीं कि पत्ते बिल्कुल नहीं गिराते हैं, गिराते हैं पत्ते, बट लेकिन बारी बारी से गिराते हैं। बारी बारी से गिराने के कारण हमको ये आभास नहीं होता है कि वो वीरान हो गए करके। जंगल हमेशा हरे भरे दिखते हैं, ठीक है। और यहाँ का जो औसत तापमान है 22 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे विविध प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। देखो, मैंने बोला कि अलग बारी बारी से पत्ते गिराते हैं। अगर पेड़ अलग अलग होंगे तभी तो बारी बारी से गिराएंगे, अगर एक ही किस्म के पेड़ होंगे तो एक ही साथ गिराएंगे। तो यही प्रकार, इसी कारण से यहाँ अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं, पत्ते बारी बारी से गिराते हैं। और ये भारत के पश्चिमी घाट, मीन्स जो हमारे पश्चिमी घाट है, ठीक है, जो गुजरात से नीचे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, ठीक है, ये पश्चिमी घाट के क्षेत्र में आ गया, ठीक। और यहाँ जो हमारा बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उतरता है, जो ऊपर हिमालय क्षेत्रों में, हिमालय क्षेत्र में उत्तर पूर्वी जो हिमालय राज्य है, ठीक है, वहां पे अधिक वर्षा कराती है। और यही कारण है कि वहां पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। अब ऐसे वनों के जो, अब इन प्रकार के वनों में देखो, अब इनके क्या क्या विशेषताएं हैं, विशेषताएं जानेंगे। यहां पे देखो, लंबे वृक्ष पाए जाते हैं। अब लंबे वृक्ष क्यों पाए जाते हैं, इसका भी कारण है। देखो, जंगल एकदम घना होता है वहां पे, ठीक है, जंगल एकदम घना होता है, तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं। और ये पानी की वहां पे प्रचुर मात्रा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। मीन्स सिर्फ वहां पे जो थोड़ी सी कमी होती है प्रकाश की होती है, उसके लिए प्रकाश की कमी को, ठीक है, मीन्स हर एक पेड़ पौधा वहां पे क्या होता है, सूर्य की प्रकाश को पाने की होड़ में ऊपर को जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। मतलब उनको क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। सूर्य के प्रकाश को पाने के होड़ में एकदम से लंबे होते हैं। जब लंबे होंगे, जल्दी जल्दी कोई चीज लंबा होगा तो जाहिर सी बात है पतला होगा, तो पतले वृक्ष होते हैं। और पतले हैं, ये मत समझना पतले हैं तो एकदम से टूट जाते हैं, नहीं, आसानी से नहीं टूटते हैं। ये कठोर हैं, ये कठोर होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अधिक तापमान के कारण ये एकदम टाइट, एकदम कठोर हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इमारती लकड़ियों में कम यूज किया जाता है इसका, क्योंकि इसमें मतलब जो मिस्त्री वगैरह है उसको तराशने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। यहाँ पे लंबे वृक्ष होते हैं, पतले वृक्ष होते हैं,
कठोर वृक्ष होते हैं, लंबे की होते हैं, सूर्य की प्रकाश के पाने की होड़ में मतलब लंबे होते हैं। पतले इसलिए होते हैं अगर जल्दी किसी की लंबाई बढ़ेगी तो पतला रहेगा, और पतला रहेगा तो क्या कहते हैं, जल्दी टूटता नहीं है, अधिक तापमान के कारण ये कठोर रहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने क्या जान लिया, इनकी विशेषताएं जान ली। अब ऐसे प्रकार के जो वन होते हैं, उदाहरण जो वृक्ष होते हैं, जैसे महोगनी है, ठीक है, आयरनवुड है, रोजवुड वगैरह है, बांस वगैरह है, ये ऐसे प्रकार के वनों के उदाहरण है। ये ऐसे प्रकार के वनों के क्या है, उदाहरण है। ऐसे वन कहां पे पाए जाते हैं, सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। एक रबड़ भी आप कह सकते हो, रबड़ भी, ठीक है। ऐसे प्रकार के वृक्ष कहां पे पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, सदाबहार फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, नंबर सेकंड, पर्णपाती या फिर पतझड़ वन। हम इसको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वन कहेंगे। मैंने उष्णकटिबंधीय क्यों कहते हैं ये बता दिया, क्योंकि ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आते हैं। ठीक है, उस क्षेत्र में जो आने वाले जो भी क्षेत्र होते हैं उनको उष्णकटिबंधीय कहते हैं, इसलिए हम इसको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहेंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पतझड़ वन कहेंगे। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं, भारत के अधिकांश भाग में, पूरे भारत के अधिकांश भाग में सबसे ज्यादा जो विस्तृत रूप में फैला है वो है पर्णपाती या पतझड़ प्रकार के वन। मतलब सबसे ज्यादा विस्तृत वन। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा विस्तृत वन, अभी हम मैप के थ्रू जानेंगे इसको। भारत में सबसे ज्यादा विस्तृत वन मीन्स पतझड़ वन, पर्णपाती वन ऐसे वन होते हैं जो भारत के अधिकांश भाग में क्या है, विस्तृत है। अब पतझड़ क्यों कहते हैं, पर्णपाती क्यों कहते हैं, पर्ण का मतलब पत्ते, ठीक है, पाती का मतलब गिरना, पतझड़ मीन्स पत्ते गिरना। ऐसे प्रकार के वन जो होते हैं वो वर्ष में एक बार पत्ते गिराते और गिराते साथ गिराते। जहां पे सदाबहार वन बारी बारी से गिराते थे, यहां पे एक साथ गिराते हैं। तभी देखा होगा अक्सर जाड़ों में जब पेड़ पौधे एक साथ पत्ते गिराते हैं तो मोस्टली हमें वीरान लगता है, एकदम सूखा लगता है। तो वही है पतझड़ और पर्णपाती वन, जहां पे पत्ते वर्ष में एक बार पत्ते गिराते हैं। ठीक है, वर्ष में एक बार पत्ते गिराते हैं। और जो पर्णपाती, जहां हमने सदाबहार वनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक की बारिश देखी, और यहां पे 70 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश जरूरी है। ठीक है, अब 70 से 200 इतना दूरी क्यों, अभी हम बताते हैं। क्योंकि जो पर्णपाती है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो है शुष्क, एक है आर्द्र। अब आर्द्र की बात करें, शुष्क की बात करें, जहां 70 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, और जहां 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। जहां देखो पर्णपाती वन भी दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर रखा है, दो भागों में विभाजित कर रखा है। एक तो है शुष्क, एक तो है आर्द्र। शुष्क का मतलब ड्राई, एकदम जहां पे कब बहुत ज्यादा सूखा रहता है, मीन्स वहां पे प्रचुर मात्रा में जल नहीं मिल पाता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत लगभग जल मिल पाता है, जैसे अधिकांश भागों में हम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि जो 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है तो उसको हम आर्द्र क्षेत्र कहते हैं, आर्द्र वन, आर्द्र पर्णपाती वन कहते हैं। और जहां पे 70 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है उसको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती शुष्क वन कहते हैं। ठीक है, मीन्स पर्णपाती शुष्क वन, पर्णपाती आर्द्र वन। आर्द्र जहां 100 से 200, शुष्क जहां 70 से 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं। देखो आर्द्र की बात हम करें, पर्णपाती पतझड़ की बात करें, देखो मोस्टली जो फ्रूट्स वगैरह के जो पेड़ होते हैं अधिकतर पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। अधिकांश भाग भारत में विस्तृत यही है। जैसे हमने देखा आम है इसके एग्जाम्पल, ठीक है, जामुन है, शीशम है, महुआ है। ठीक है, ये पर्णपाती वनों के एग्जाम्पल है, ये पर्णपाती वनों के एग्जाम्पल है। मीन्स आम, जामुन, शीशम, महुआ ऐसे वृक्ष
पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे वन किसमें पाए जाते हैं? पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। और जो शुष्क वन है, शुष्क वन में आपने देखा होगा, कभी पीपल का पेड़ देखा होगा, वो जहाँ पे पानी नहीं भी रहता वहां पे भी उग जाता है। पीपल है, बरगद है, जैसे आपने बेल है, ऐसे वृक्षों को देखा होगा जहाँ पे कम पानी है, कम पानी नहीं रहता वहां पे उग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो शुष्क जैसे पीपल है, बरगद है और बेल है। ठीक है, ये ऐसे प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमने अच्छी तरह से यहाँ पे क्या कर लिया, जान लिया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये वर्ष में एक बार पत्ते गिराते हैं। यहाँ पे जल की मात्रा 70 से 200 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये भी दो भागों में डिवाइड, एक शुष्क है एक आर्द्र है। 70 से 100 और 100 से 200। 100 से 200 को हम आर्द्र कहते हैं और 70 से 100 को हम क्या कहते हैं, शुष्क कहते हैं। आएगा समझ में? तो अब इससे नेक्स्ट की बात करते हैं। जब हम तीसरे की बात करेंगे, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन आमतौर से देखा जाता है, जैसे पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहां पे ऊंचाई के साथ साथ वनों का आकार भी बदलता रहता है। जैसे आप थोड़ा ऊंचाई चढ़ोगे पहाड़ में, वहां अलग प्रकार के वृक्ष दिखेंगे। थोड़ा ऊपर चढ़ोगे फिर अलग प्रकार के वृक्ष दिखोगे। फिर और ऊपर चढ़ोगे तो वृक्ष की मात्रा कम हो जाएगी, वहां पे छोटे छोटे झाड़ियां दिखने को मिलेंगी। ठीक है, जहां पे बर्फ वगैरह पड़ता है। जो पर्वतीय वन होते हैं वो आमतौर पर पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र का मतलब जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, फिर यहाँ से पूरा नेपाल का क्षेत्र आ गया, फिर सिक्किम आ गया, फिर उसके बाद आ गया आपका अरुणाचल प्रदेश आ गया। ये सब क्या हो गए, पर्वतीय क्षेत्र आ गए। इन्हीं क्षेत्रों में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्षा का कोई महत्व नहीं रहता, वर्षा अपने आप में होती है। ठीक है, एक बात ये भी जान लो, जो पर्णपाती वन है, जो मैंने इससे पहले बताया, जो पर्णपाती वन है इसे हम मानसूनी वन भी कहते हैं। मानसूनी वन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? आपने देखा होगा ऐसे क्षेत्र में जब बारिश का मौसम अधिक रहता है, जैसे अभी मानसून का समय है, तो ऐसे वक्त में हरे भरे दिखाई देते हैं ऐसे वन। ठीक है, वो क्षेत्र हरा भरा दिखाई देता है, मींस ये मानसून के अकॉर्डिंग हरा भरा है, इसलिए हम इसको मानसूनी वन भी कहते हैं। आएगा समझ में? पर्णपाती वन को हम एक मानसूनी वन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मानसून के अकॉर्डिंग हरा भरा रहता है। जिस समय मानसून आता है उस समय ऐसे वन हरे भरे हो जाते हैं, क्योंकि इनको बहुत मात्रा में जल मिल जाता है। पर्वतीय वन की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे ऊंचाई, यहाँ पे तापमान में डिफर करता है। अब जैसे जैसे ऊंचाई चढ़ोगे आप, अब जैसे जैसे ऊंचाई चढ़ोगे तो आपका तापमान घटता रहेगा। ठीक है, आपका तापमान यहाँ पे क्या करेगा, सबसे नीचे जैसे मान लो आप पर्णपाती क्षेत्रों में हो, पर्णपाती क्षेत्र में हो, फिर ऊपर गए, ठीक है, आपको पर्वतीय या शीतोष्ण वगैरह मिल गया, शीतोष्ण वगैरह मिल गया। फिर आप और ऊपर गए, फिर आपको अल्पाइन टाइप का मिल गया। फिर और ऊपर गए, आपको टुंड्रा प्रकार के वन मिल गए। अब ये कैसे होते हैं ये हम पढ़ते हैं। देखो, मैदानी क्षेत्र या थोड़ा सा जो स्टार्टिंग जो पर्णपाती क्षेत्र होता है, थोड़ा ऊपर ऊपर को चढ़ते तो ठंडा इलाका आते रहता है। जैसे हम चढ़ाई चढ़ते हैं तो तापमान गिरता रहता है। ठीक है, जैसे 165 हम मीटर ऊपर जाएंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, तापमान कम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम ऊपर जाएंगे थोड़ा कम हो जाएगा, वन का आकार बदलते जाएगा। तो ऐसे वन को हम कोणधारी भी कहते हैं, कोणधारी या फिर शंकुवन, शंकुधारी वन कहते हैं। क्यों कहते हैं? जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं तो हमें पेड़ का आकार ऐसे मिलते हैं, पेड़ का आकार, तो कोणधारी वन है। ठीक है, और इनका जो मेन खासियत है, इस प्रकार के वन क्या होते हैं, जैसे बर्फ गिरते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर अक्सर बर्फ गिरते रहता है, तो बर्फ गिरता है तो ये पेड़ क्या करते हैं, अपने इस साइड से बर्फ को नीचे गिरा देते हैं ताकि ये सेफ रहे, ताकि क्या रहे, सेफ रहे। इसको अनुकूलन का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसमें प्रकृति या पेड़ वृक्ष प्रकृति के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल देते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। अगर मान लो बहुत बड़ा पेड़ होगा, इस प्रकार का पेड़ होगा, इसमें बर्फ पड़ जाएगी तो लगभग इसकी टहनियां वगैरह टूटेंगी, ऑब्वियस बात है।
तो ऐसे वृक्ष ना होकर इस प्रकार के कोणधारी वृक्ष होते हैं जो अपने आप को सुरक्षित करते हैं, समय को क्या कहते हैं, तापमान के अकॉर्डिंग। मीन्स जब बर्फ पड़ती है तो अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। फिर आप ऊंचाई में जाएंगे तो हमको अल्पाइन वन मिलेंगे, जहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे झाड़ियाँ होती है, जब जैसे हमारे पे बुग्याल वगैरह होता है, अल्पाइन, ठीक है, छोटे छोटे पेड़, हल्के हल्के छोटे छोटे झाड़ियाँ, वहाँ पे बड़े पेड़ नहीं होते हैं, वहाँ पे छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है, मैदान टाइप का दिखता है, अल्पाइन, हम उनको क्या कहते हैं, अल्पाइन वगैरह कहते हैं, ठीक है। फिर और ऊपर जाओगे तो जहाँ पे बर्फ, हमेशा बर्फ गिरती रहती है, लेकिन कभी कभी गर्मियों में इनका बर्फ पिघलने के कारण ये क्या होता है, यहाँ पे छोटे छोटे फूल और झाड़ियाँ, छोटे झाड़ियाँ उगती हैं, जैसे मॉस और लाइकेन। मॉस और लाइकेन मीन्स मॉस और लाइकेन पे किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, पाए तो पर्वतीय वनों में जाते हैं, लेकिन उसमें भी किसमें, टुंड्रा प्रकार के वनों के उदाहरण है मॉस एवं लाइकेन। एग्जामों में अक्सर ये भी पूछा गया है बहुत बार कि मॉस एवं लाइकेन किस प्रकार के वनों के, टुंड्रा जो पर्वतीय वन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये हमने जान लिया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हमने देखा होगा चीड़ वगैरह है, देवदार वगैरह है, सिल्वर फर, स्प्रूस, ये सब पर्वतीय वन के एग्जाम्पल हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब पर्वतीय वन के एग्जाम्पल है, ठीक। अब आगे पर्वतीय वन समझ में, पर्वतीय वन जो होते हैं समय के अकॉर्डिंग, मीन्स ऊंचाई के अकॉर्डिंग इनका वनों का आकार बदलते रहता है। और वनों का आकार कैसे बदलता है, हमने देखा ठंडक में जाएगा तो कैसे पेड़ मिलेंगे, अल्पाइन में जाएगा फिर थोड़ा ऊंचे में हो जाएगा, फिर टुंड्रा आ जाएगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे मेन वर्षा डिफर नहीं करता, यहाँ पे मेन जो है तापमान, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई के अकॉर्डिंग तापमान घटता रहता है, गिरता रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग वहां पे वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब जब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा कांटेदार झाड़ियां, कांटेदार झाड़ियां, या हम इसको मरुस्थलीय भी कह सकते हैं। हम इसको क्या कह सकते हैं, मरुस्थलीय वन भी कह सकते हैं। रेगिस्तान में जैसे होते हैं वहां अधिकतर कांटेदार झाड़ियां पाई जाती है। इनकी जो खासियत होती है, इनमें 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा, यहां क्या होता है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। कांटेदार झाड़ियां अक्सर आपने देखा होगा, भारत का मोस्टली क्षेत्र जो राजस्थान, गुजरात, थोड़ा सा पंजाब का, हल्का सा हरियाणा का, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का, थोड़ा सा एमपी का, मध्य प्रदेश का, ऐसे भागों में मतलब क्या है, मरुस्थलीय वन है, थोड़े थोड़े भागों में, ठीक है। लेकिन मोस्टली ज्यादा राजस्थान वगैरह में देखने को मिलता है, वहां पे वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है। जहां हमने पढ़ा कि लंबे वृक्ष सदाबहार वनों में पाए जाते हैं, वही यहाँ पे लंबी जड़ें इन कांटेदार झाड़ों की होती है। क्यों, क्योंकि जहां पे वहां पे सदाबहार वनों में हमने देखा कि सूर्य के प्रकाश, पानी की होड़ मची रहती है, तो यहाँ पे पानी की खोज में जो झाड़ियां होती है उनकी जड़ें पानी की खोज में दूर दूर तक जाती है, इसीलिए इनकी जड़ें लंबी होती है। और इनकी एक खासियत ये है, इनके पत्ते छोटे, और ये झाड़ियां कैसी होती है, कांटेदार होती है। क्यों होती है, क्योंकि पत्ते छोटे होते हैं, तो पानी का ज्यादा खर्चा ना हो, मीन्स पानी कम से कम खर्च हो, पानी को संरक्षित कर सके और लंबे समय तक जी सके ये पेड़ पौधे, इसीलिए इनके छोटे पत्ते होते हैं। और कभी कभी ये अपने कांटों से भी क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, ताकि पानी कुछ हद तक संचय रहे, पानी कुछ हद तक बचे रहे। तो ऐसे प्रकार के वन को हम कांटेदार झाड़ियां वन या फिर मरुस्थलीय वन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियां या उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन कहते हैं, ठीक है। आएगा समझ में, जहां पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और इनकी खासियत ये होती है कि इनके पत्ते छोटे होते हैं और इनमें कांटे अधिक होते हैं, ठीक है। ये कांटे से भी भोजन बनाते हैं ताकि इनका पानी कुछ हद तक संचय रह सके। जैसे इनके कुछ एग्जाम्पल है, बेर है, ठीक है, बेर वगैरह हो गया आपका, ठीक है, खजूर भी है, बेर में वगैरह देखा होगा कांटेदार होता है। और एक हो गया बबूल हो गया, और नागफनी हो गया, ठीक है, बबूल, नागफनी वगैरह, ठीक है। ऐसे प्रकार के जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो कांटेदार झाड़ियां या मरुस्थलीय वनों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं।
डेल्टा ई वन, इसको हम मैग्रो वन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मैग्रो वन, मैग्रो। इसको हम गरान वन भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? गरान वन भी कह सकते हैं। और इसको हम ज्वारीय वन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ज्वारीय वन भी कह सकते हैं। मतलब ये डेल्टा ई वन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अक्सर आपने देखा होगा, जो हमारे वहां पे नदी डेल्टाई क्षेत्र होते हैं, जैसे यहां पे आपने देखा होगा गंगा ब्रह्मपुत्र का, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा हो देखा होगा। फिर नीचे आ जाओगे आपको महानदी का डेल्टा दिख जाएगा। फिर नीचे आ जाओगे आपको गोदावरी का दिखेगा। फिर और नीचे आ जाओगे आपको कृष्णा का दिखेगा। फिर और नीचे आ जाओगे आपको कावेरी नदी का डेल्टा दिखेगा। तो ऐसे इन क्षेत्रों में क्या है? इन क्षेत्रों में डेल्टाई प्रकार के वन पाए जाते हैं। डेल्टाई क्षेत्र में नदी डेल्टा होने के कारण यहाँ पे मिट्टी जो है निक्षेप होते हैं अधिक मात्रा में। यहाँ दलदली होती है, यहाँ की मिट्टी दलदली होने के कारण यहाँ पे ह्यूमस भी अधिक होता है। यहाँ की मिट्टी में अधिक ह्यूमस की मात्रा होती है। देखो डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं और इन्हें हम मैग्रो वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम मैग्रो वन भी कहते हैं। और इनमें से जो सबसे प्रसिद्ध है वो सुंदरवन का डेल्टा है। सुंदरवन का डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, ठीक, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे सुंदरी वृक्ष अधिक होने के कारण तभी सुंदरवन पड़ा है। सुंदरवन का डेल्टा, सुंदर प्रकार के वृक्ष पेड़ अधिक होते हैं। इन वनस्पतियों का खासियत ये है कि यहाँ पे छोटे वृक्ष पाए जाते हैं और बड़े नहीं, क्योंकि मिट्टी काफी लचीली होती है। वहां पे दलदली मिट्टी है तो अधिक भारी वृक्ष होंगे तो एकदम से गिर जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत छोटे होते हैं और काफी फैले वगैरह होते हैं, ठीक। और अक्सर नाविक लोग इनकी लकड़ी को क्या करते हैं? नाव बनाने के वगैरह में काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा हो गया। और ऐसे क्षेत्रों में हम क्या कहते हैं? डेल्टाई प्रकार के वन पाए जाते हैं, जो नदी डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो बहुत सारे मैंग्रोव वन है। अब देखो चक्रवात के लिए ये मैंग्रोव वनों को काफी लाभकारी बताया गया है। क्यों बताया गया है इसके बारे में हम जानेंगे। लाभकारी इसलिए बताया गया है क्योंकि ये जो वृक्ष होते हैं, ये झाड़ियां होती हैं, इनकी जड़ें ऊपर उठी होती है और दूसरे वृक्ष के जड़ों से मिली होती है, बिल्कुल। और जो दूसरे एकदम एक दूसरे को बिल्कुल बांध के, एक पेड़ के जड़ दूसरे पेड़ के जड़ से मतलब बधी होती है, फिर तीसरे पेड़ का मतलब सारे एक दूसरे से क्या होते हैं? मतलब जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से फंसे हुए होते हैं। इसलिए जब चक्रवात आता है बड़ी लहर लेकर, तो काफी हद तक क्या करते हैं? चक्रवात की स्पीड वहां पे कम हो जाती है। इसलिए कभी कभी एग्जाम में भी ये भी पूछा गया है कि जो मैंग्रोव वन है वो चक्रवात के लिए लाभकारी क्यों है, ठीक। वो काफी हद तक चक्रवात की स्पीड को कम करते हैं, ठीक। और ये इनकी खासियत ये है कि ये खारे पानी में भी जी लेते हैं, मीन्स खारे पानी में भी आराम से उग जाते हैं। और ये क्या करते हैं? लवणीय जल से शुद्ध पानी ट्रांसफर करते हैं, मीन्स लवणीय जल को शुद्ध पानी में क्या करके कन्वर्ट करके अपना जीवन चलाते हैं, ठीक। तो ये हमने जान लिया डेल्टाई वन, मैंग्रोव वन, गरान वन, ज्वारी वन, ये एक ही वन के प्रकार हैं। और डेल्टाई वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे नदी डेल्टाएं होती है और वहाँ पे दलदली मिट्टी होती है। दलदली मिट्टी होने के कारण वहाँ पे वृक्ष छोटे होते हैं, झाड़ीनुमा होते हैं। और मैंग्रोव वन जो एक दूसरे से फंसे होते हैं और जो चक्रवात में उनकी स्पीड कम करने में काफी लाभकारी होता है, ठीक है। और जो मेन सुंदर वन का डेल्टा है वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में है। और इसी वन में बंगाल टाइगर पाया जाता है, एशियन टाइगर जो फेमस है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे इनको छुपने के लिए काफी मात्रा में क्या मिल जाता है? झाड़ियां मिल जाती है, ठीक। तो ये हमने क्या कर लिया? बात कर ली। अब हमने देख लिया सदाबहार वन देख लिए, पर्वतीय वन देख लिए, पर्णपाती या पतझड़ वन देख लिए, मरुस्थलीय वन देख लिए और डेल्टाई क्षेत्र के वन देख लिए, ठीक है। अब एक बात और है, जैसे 1988 में 1988 की बात कर रहे हैं, 1988 की जो बात कर रहे हैं, तब एक नीति लाई गई, वन नीति लाई गई। 1988 में एक वन नीति लाया गया, फॉरेस्ट पॉलिसी। तो उसमें यह कहा गया कि किसी भी क्षेत्र में 33% वनों का होना जरूरी है, तभी जाके हम उस वहां पर अच्छी तरह से जी सकते हैं, वहां के एनवायरनमेंट को हम अच्छा कह सकते हैं, जीने योग्य वातावरण हम उसको कह सकते हैं। तो यही बात है, इसके तहत 33% लक्ष्य रखा गया। मीन्स 1988 वन नीति अधिनियम के तहत
33% वन क्षेत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया कि हम क्या करेंगे, पूरे भारत क्षेत्र में 33% वनों को फैलाएंगे, 33% वन यहाँ पे लगाएंगे। तो यही बात है। अब हाल ही के जो आंकड़े हैं, आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में सिर्फ 24% के आसपास हमारे पास वन क्षेत्र है, जबकि हमारा लक्ष्य कितना है, 33% लक्ष्य है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1988 के वन नीति के अकॉर्डिंग कितने प्रतिशत वन लगाए जाने का मतलब जो लक्ष्य रखा गया है, तो जवाब होगा 33%। ठीक, अब इसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो मध्य प्रदेश वह राज्य है जिसके पास सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है, जिसके सबसे ज्यादा क्या है, वन क्षेत्र है। मध्य प्रदेश वह राज्य है जो जिसके पास सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है। और प्रतिशत की अगर प्रतिशत में बात करें तो मिजोरम ऐसा राज्य है जिसके पास सबसे ज्यादा प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा वन है। ठीक है, और क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश, प्रतिशत के आधार पर मिजोरम। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे ज्यादा क्या है, वन है केंद्र शासित प्रदेशों में। अगर प्रतिशत की बात करें तो लक्षद्वीप ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा क्या है, वन है। तो हमने एक एक करके जान लिया कि सदाबहार वन क्या होते हैं, पर्णपाती पतझड़ वन क्या होते हैं, मरुस्थलीय या फिर कांटेदार झाड़ियों वाले वन क्या होते हैं, डेल्टाई वन क्या होते हैं, ये सब हमने एक एक करके क्या कर लिया, जान लिया। और अब मैप के आधार पर हम देखेंगे। देखो, ये जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, फिर नेपाल से होते हुए सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, ये जो राज्य हैं ये पर्वतीय वनों में आते हैं। ये किस में आते हैं, पर्वतीय वनों में आते हैं। और जो ये क्षेत्र है ये मरुस्थलीय वन हो गए। और जो यहाँ पश्चिमी घाट में नीचे तमिलनाडु तक हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया, यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाएंगे। और ये अंडमान निकोबार में भी सदाबहार वन पाए जाएंगे। और यहाँ पे जो पूर्वोत्तर हिमालय जो क्षेत्र है यहाँ पे भी सदाबहार वन पाए जाएंगे, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी यहाँ से एकदम से जो शिलांग, जो मेघालय है, शिलांग के पठार से टकराती है और अधिक वर्षा करती है। और यहाँ से भी जब मानसून आता है तो ये इनसे टकराती है पश्चिमी घाट से, तो अधिक वर्षा होती है। ठीक, और जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र है, नीचे आजा महानदी वगैरह का डेल्टाई क्षेत्र है, गोदावरी का, कृष्णा का, ठीक है, और नीचे कावेरी का। ठीक, और जो शेष बचता है, जो अधिकांश भारत में जो अधिकांश भाग है वो हमारा क्या हो गया, पर्णपाती या पतझड़ प्रकार के वन, क्योंकि मैंने बताया कि पर्णपाती पतझड़ वन अधिक मात्रा में विस्तृत है पूरे देश में। ठीक, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक।